उन दिनों मैं गैर शादीशुदा थी। ग्रेजुएशन के बाद तालीम का सिलसिला खत्म हो गया था। कोई दूसरा मशगला न था। घर के काम काज में खुद को मसरूफ कर लिया। जो वक्त बचता रिसाले वगैरह पढ़ने में गुजार देती। मेरी कोई सहेली ना थी। कॉलेज की सहेलियां कॉलेज में रह गईं। मोहल्ले में कोई ऐसी लड़की न थी जिसको दोस्त बनाती। तभी हमारे घर कोई लड़की ना आती और ना ही मैं किसी के यहां जाती थी। खुशी गमी में अम्मी जान ही मोहल्लेदारी को निभाती थी। एक दिन सहन में बैठी मौसम सरमा की कोमल धूप से लुत्फानंदोज हो रही थी कि अचानक एक लड़की हमारे घर आ गई। उसे कभी ना देखा था। यूं बेधड़क आते देखा तो हैरत हुई, ये कौन है? मैं सरतापा सवालिया निशान बन चुकी थी। मैं नीमा हूं। पूरा नाम नईमा है। आप भी नीमा कह सकती हैं। कुछ लोग बड़े बेबाक और नडर होते हैं, पहली मुलाकात में खुल जाते हैं। उसके अंदाजे मुखातिब में भी कमाल अपनायत थी, जैसे मुझे बरसों से जानती हो। आओ बैठो। मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया। वो बेतकल्लुफी से बराजमान हो गई। आपके सामने वाला घर लिया है, बराए फरोख्त था ना? हाँ, काफी अरसे से बिकने को था। चलो अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। कितने लोग हैं? हम काफी लोग हैं, यानी अम्मी, अब्बू और 5 बहन भाई। वाह, फिर तो खूब रौनक रहेगी। हमारी गली कब से सूनी पड़ी थी। वो हंस दी। इतने में अम्मी आ गईं। मैंने नीमा का तारुफ कराया। वो भी खुश दिली से पेश आईं। बोली, नया पड़ोस है, अच्छे पड़ोसी हों तो जगह जन्नत बन जाती है, वरना जहन्नम। आंटी फिक्र मत करें, हम आ गए हैं तो ये मकाम जन्नत जैसा ही लगेगा आपको। जहन्नम को भूल जाइए। हम आजार देने वाले लोग नहीं हैं। हाँ बेटी, शुक्र है। नीमा को चाय तो पिलाओ साजिदा, अम्मी ने मुझसे कहा। नहीं आंटी जी, मैं चाय नहीं पीती। तकल्लुफ ना करो बेटी। मैं तकल्लुफ करने वाली नहीं, सच कहती हूँ। जब से पैदा हुई हूँ आज तक चाय चखी भी नहीं है। अम्मी अब्बू हम बच्चों को चाय से मना करते हैं। कहते हैं दूध जितना मर्जी पियो, मगर चाय नहीं, वरना रंगत काली हो जाएगी। ठीक कहते हैं, बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मजबूरी है कि हमारे यहाँ जो दूध वाला दूध के नाम पर सफेद पानी लाता है, उसे पीने को किसका दिल चाहेगा। खातिरदारी रहने दो आपी जी, आज तो वैसे ही आ गई, फिर आऊंगी तो कुछ खा पी कर जाऊंगी। वो थोड़ी देर बैठकर चली गई, मगर अपना खुशगवार तासुर छोड़ गई थी। उसने मुझे आपी कहा था तो सही कहा था। मैं अब 28 साल की हो चुकी थी, जबकि वो FA की तालबा थी। बहुत जल्द हम में अंडरस्टैंडिंग हो गई। उम्र में छोटी थी, मगर दोस्तों की तरह मिलती थी। यूं तो काफी शोखो चंचल थी, लेकिन सोच पुख्ता थी। तभी हमारी ज़हनी हम आहंगी हो गई। वो तकरीबन रोज ही आने लगी। बड़ी बहन से उसकी ना बनती थी, भाई भी बड़े थे। शायद तन्हाई महसूस करती थी। मेरे साथ वक्त गुजार कर खुश होती। मुझे भी अच्छी लगने लगी और दिल उसके साथ लग गया। नीमा खूबसूरत ना थी, मगर उसकी शख्सियत दिलकश थी। पूरे तमाद और खुशगवार बातूनी लड़की। नकूश तीखे थे, मगर रंगत सांवली। उसे खुद को बनाने संवारने का भी शौक था। आते ही कहती, आज नया स्टाइल देखा? आओ जूड़ा बनाकर दिखाऊं। फिर बाल बनाने लगती। कॉलेज से आकर अपने घर खाना खाती और बस थोड़ी देर ही आराम करती, फिर मेरे पास आ जाती। कॉलेज में कैसे गुजारा दिन वो बताती, तो उसकी बातें सुनकर लुत्फ आता। मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने को याद करने लगती। उसका अंदाज़े गुफ्तगू शगुफ्ता था, बोरियत दूर हो जाती थी। नीमा की उम्र की लड़कियों में एक ख़ास मौजू बहुत मकबूल होता था। वो भी अक्सर किसी न किसी लड़की की मोहब्बत का किस्सा मज़े ले लेकर सुनाती और फिर उन लड़कियों पर हंसती जो मोहब्बत के चक्रों में ख्वार होती थीं। ये लड़कियां निरी अहमक हैं। जब पढ़ाई से जी चुराना हो तो मोहब्बत में मुब्तला होकर आहें भरने में कीमती वक्त बर्बाद कर देती हैं। नफरत है मुझे ऐसी लड़कियों से। ये माँ बाप के साथ कहाँ का इंसाफ है आपी? ठीक कहती हो नीमा, मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती। मोहब्बत का मारा बस एक कैदी होता है, अपनी सोचों का कैदी। मोहब्बत इंसान को बेकार कर देती है, ये आदमी को अजियत देती है। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जिनको मोहब्बत राहत देती होगी, फिर भी ये अहमक जान पर खेल जाते हैं। तहैया कर लिया है, मैं ना कभी किसी से मोहब्बत ना करूंगी। मैं उसको छेड़ती और वो रूठ कर उठ जाती। एक दिन कॉलेज से आई तो खामोश खामोश थी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, उसने खुद बता दिया, आपी आज बहुत बुरा दिन था। पता है क्या हुआ?
एक लड़की सोनिया जो कुछ दिनों से मेरे साथ बैठती थी, मैंने इंग्लिश के पीरियड में उसकी किताब उठाई तो अचानक उसमें से एक तह किया हुआ कागज गिर गया। मैंने वो उठाकर खोल लिया। जानती हैं क्या था? वो एक लड़के का खत था। उसे सताने को मैंने खड़े होकर बुलंद आवाज से वो खत पढ़ना शुरू कर दिया। सारी क्लास ने खूब कह कहे लगाए और उसका मजाक बनाया। वो रुहासी हो रही थी कि एक बदतमीज लड़की ने खत मेरे हाथ से झपट लिया और जाकर मैडम को दे दिया। बस फिर क्या था, सोनिया की तो प्रिंसिपल के सामने पेशी हो गई और बाद में पता चला कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। वो बहुत रोई। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये मुझसे कैसी खता सरजद हो गई। उसको मेरी वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। वो जाते हुए मेरे पास आई और बोली, नीमा, खुदा करे तेरे साथ भी ऐसा हो और तू भी पूरे कॉलेज में बदनाम हो। उसने बद्दुआ दी तो मेरा दिल कांप गया। सभी कहते हैं कि दुखे हुए दिल से निकली हुई दुआ जरूर कबूल होती है। तभी परेशान हूं, कहीं खुदा ना खास्ता उसकी बद्दुआ मुझे लग जाए तो मेरा क्या होगा? आपी छोड़ो नीमा, जो होना था हो गया। तुम्हारा इरादा उसको कॉलेज से निकलवाने का तो ना था? आपी, वो लड़की बहुत अच्छी थी। अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। ये सोचकर दिल कांप रहा है। मेरे लिए ये ऐसी बात न थी जिसको अपने जहन पर सवार करती, लेकिन नीमा को परेशान देखकर मुझ पर अनजाना सा खौफ तारी हो गया। नीमा ने आज के वाकये का बहुत गहरा असर लिया था। वो कहती थी कि मोहब्बत की कदर करने वाले और उसको जिंदा रखने वाले अहमक तरीन लोग होते हैं। आज एक लड़की की दिल आजारी पर आंसू बहाते हुए खुद भी अहमक लग रही थी। मेरे संभालने पर भी उसने अपना मूड ठीक ना किया और अफसुर्दा सी घर चली गई। उसके जाने के बाद काफी देर तक मैं सोचती रही और किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। क्योंकि बात मुझसे मुताल्लिक न थी तो मेरे लिए इतनी ज्यादा अहम भी नहीं थी। इस बात को काफी दिन गुजर गए। वक्त ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेरे और नीमा के जहन से इस याद के तमाम निशान मिटा दिए। हम पहले की तरह हंसी मजाक करने लगे, लेकिन तकदीर ने शायद कुछ और ही फैसला कर लिया था। कुछ माह बाद यूं हुआ कि यकदम उसने हमारे घर आना बंद कर दिया, जबकि मुझे नीमा के चुटकुलों की आदत पड़ गई थी। रोज शाम को उसका इंतजार रहता था। एक रोज हमारी पड़ोसन आई तो बताया कि नीमा के घर के साथ वाला मकान जो बराए फरोख्त था वो बिक गया और ये घर नीमा की फूफी ने खरीदा है। नीमा अपनी फूफो के साथ उनका घर सेट करवाने में लगी है। इसके बाद वो अपनी फूफो के घर ज्यादा जाने लगी। वहां उसकी हम उम्र कजन थी, गालबन उनसे दिल लग गया था। उन्हीं लड़कियों से घुल मिल गई और मुझे भुला दिया। ये पहली बार हुआ था कि वो 8 दिन बाद आई। थोड़ी देर के लिए मैंने शिकवा किया, ये है तुम्हारी वफा और दोस्ती? अपनों को पाकर हमको भुला दिया? नहीं आपी, उसने निहायत गर्म जोशी से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। दरअसल वो फैसलाबाद से आए हैं ना, तभी नहीं आ पाई। वो हमारे मेहमान थे। घर तो अब सेट हुआ। पहले तो सफाई सुथराई होती रही, रंगो रोगन फर्श पर फैला हुआ था। अम्मी जान सबका खाना बनाती थी और मुझे भी मदद करनी पड़ती थी। इसी वजह से फुर्सत नहीं मिल रही थी। नीमा ने फिर से बाकायदगी के साथ आना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए ही सही, वो अपनी फूफी जाद कजनों की बातें हमरा लाती। एक रोज अपनी फूफो को भी लाई। एक ही गली में घर था, इस निस्बत से वो भी हमारी पड़ोसन हो गई थी। उनका नाम जरीना था। आंटी जरीना मोहब्बत करने वाली और बहुत सुलझी हुई खातून थी। अम्मी के साथ देर तक बातें करती रहीं। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। एक बेटी और 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। गैर शादीशुदा बेटियां कॉलेज में पढ़ती थीं और बेटा मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम जुल्फकार था। रफ्ता रफ्ता आंटी जरीना और अम्मी की दोस्ती हो गई और अम्मी भी उनके घर आने जाने लगी। वहां मैंने उनके बेटे जुल्फकार को देखा, जो खूबसूरत और संजीदा सा नौजवान था और घर वाले उसको जुल्फी पुकारते थे। नीमा कई बार मुझे इसरार करके अपनी फुप्पो के घर ले गई। तभी मैंने महसूस किया कि उसका कजन उसको पसंदीदा नजरों से देखता है, लेकिन नीमा इन बातों से बेनियाज थी। वो अल्लड़ सी लाअबाली लड़की थी, उसकी नजरों के मफहूम को ना जानती थी। मैंने नीमा को समझाने की कोशिश की, मगर वाज़ेह अल्फाज में ना कह सकी कि तुम्हारा कजन तुमको किन निगाहों से देखता है और उसकी आंखें तुमसे क्या सवाल करती हैं। कुछ अरसे बाद बिलाखिर जुल्फी ने नीमा से इजहार मोहब्बत कर दिया। नीमा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो मोहब्बत करने वालों को खातिर में ना लाती थी और उनको फजूल शुमार करती थी।
उसने अपने कजन की चाहत को सिरे से कोई अहमियत ही ना दी, क्योंकि वो खुद को अहमकों में शुमार नहीं कराना चाहती थी। अब वो जब भी आती जुल्फी के तज़किरे पर नाक मुंह चढ़ाती। मैं उसको समझाती कि अच्छा लड़का है और तुम्हारी फूफो तुमको चाहती हैं, अगर ये रिश्ता हो जाए तो इसमें क्या कबाहत है। कहती कि मैं मोहब्बत की शादी का दाग माथे पर नहीं लगवाना चाहती। तभी जुल्फी से बात करना बंद कर दी है। आगे जो बड़ों की मर्जी देखी जाएगी, मगर मोहब्बत, उफ, मुझे इस लफ्ज़ से चिढ़ है आपी। इतनी भी इंतहा पसंद मत बनो। मैंने समझाया, मोहब्बत इंसान की रूह का फितरी तकाजा है और कोई भी इस जज्बे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। मोहब्बत एक ऐसी बंद गली की मानिंद है जो इंसान के दिल में हर वक्त मौजूद रहती है। जब कभी बादे सबा का गुजर दिल के दरीचों से होता है तो ये कली खिलकर फूल बन जाती है और अपनी खुशबू से मन आंगन को महका देती है। जुल्फी ने लाख कोशिश की वो उससे बात कर लिया करे, मगर नाकामी हुई। वो नीमा को राम ना कर सका, बल्कि और परेशान हो गया। जिस रोज उसके कजन ने नीमा से इजहार पसंदीदगी किया था, वो सीधी मेरे पास आई थी, जैसे मैं उसकी गाइड थी। वो बहुत घबराई हुई थी। वजह पूछी तो मेरे गले लगकर रोने लगी। उस वक्त वो अपनी कैफियत को समझने से कासिर थी। उसको जुल्फी से कोई परखाश न थी। उसे वो बुरा न लगता था, मगर मोहब्बत के बारे में अपनी कही हुई बातों से खज्जल हो रही थी। उसे याद आता जब वो लड़कियों की मोहब्बत के बारे में बातें सुनकर हंसा करती थी और उनका मजाक उड़ाया करती थी, तो खुद से शर्मिंदा हो जाती थी। मैंने पूछा, क्या हुआ नीमा, क्या तुमको मोहब्बत का बुखार हुआ है? उसने मेरी इस बात से आहानत महसूस की और रोने लगी। मैं उसे रोता देखकर परेशान हो गई। उसकी रंगत उड़ी हुई थी, जैसे उसने कजन की मोहब्बत को दिल से मान लिया हो, मगर अब किसी के सामने हार मानने पर तैयार ना हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे यख हो रहे थे और सारा वजूद खिज़ां ज़दा पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं समझ गई कि कोई अनहोनी इसके दिल पर बीत गई है। नीमा को ठंडा पानी लाकर दिया और प्यार से पूछा, किस बात का इतना असर लिया है, मुझे कुछ बताओ। तब वो बोली कि जुल्फी ने कहा है वो उससे मोहब्बत करता है। अगर वो भी इकरार कर ले तो अपनी माँ को रिश्ते के लिए कहेगा, वरना नहीं। मैं बेख्तियार हंस दी। अरे बेवकूफ लड़की, तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो तुम इस कदर घबरा रही हो? तुम तो बड़ी बहादुर बनती थी, जरा सी बात पर हाथ पांव फूल गए। सीधी सी बात है, अगर वो तुमको अच्छा लगता है तो उसको हाँ कह दो, और अगर अच्छा नहीं लगता तो सख्ती से मना कर दो कि तुम उसको पसंद नहीं करती। लिहाजा शादी का ना सोचो, वो फिर भी ना समझे तो देख लेंगे। नीमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बगैर कुछ बोले चली गई। चंद दिन ना मिली। मैं उसके घर गई तो आंटी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा बिस्तर पर पड़ी है। मुझको देखकर उठ बैठी। लगा जैसे किसी बड़ी कश्मकश का शिकार है। क्या हुआ तुम्हें भाई? मैंने अपनाइयत से डांटा। आपा, अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई, उसे हाँ कहूं ना कहूं। जुल्फी ने यह खत लिखा और कल तक जवाब मांगा है। मैंने खत पढ़ा। जुल्फी ने लिखा था, मुझको पसंद नहीं करती तो बता दो, मैं कभी तुमसे रिश्ते के बारे में ना सोचूंगा, चाहे जान चली जाए। नीमा ने सवालिया नजरों से मुझे देखा, जैसे पूछती हो हाँ कहूं या ना कह दूं। साफ जाहिर था वो जुल्फी का दिल न तोड़ना चाहती थी और अपने कहे हुए दावों को रौंद डालने से भी हिचकिचा रही थी। मैं खामोश हो गई। यह उनका खानदानी मसला था और उसके दिल का मामला था। अगले दिन वो रोती हुई आई और बताया कि उसके साथ आज कॉलेज में बहुत बुरी बीती है। क्या हुआ है? मैंने सवाल किया। कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। मैंने जुल्फी के खत का जवाब लिखकर अपनी बुक में रख दिया था। भूले से वही बुक मैडम को दे दी। उन्होंने खत प्रिंसिपल को दे दिया। फिर मेरे साथ भी वही बीती जो मेरी हमनशीस्त सोनिया पर बीती थी। प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुला लिया। अब मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। अब एहसास हुआ है कि किसी की बद्दुआ कितना बड़ा अजाब है। मैंने घर में इस वाक़े के बारे किसी को नहीं बताया, बस यही कहा है कि मुझे अब और नहीं पढ़ना। सुना था कि कोई वक्त कबूलियत का होता है, अंदाजा ना था सोनिया की बद्दुआ पूरी हो जाएगी। उसे तसल्ली देने के सिवा क्या कर सकती थी। दूसरे दिन वो आई। मैंने जुल्फी के बारे में बात छेड़ दी। बोली, जिस काम की इब्तदा में ही इतनी जिल्लत और रुसवाई हो जाए तो उसको आगे बढ़ाने को जी नहीं चाहता। उसी रोज रात को पिछले पहर मोहल्ले में शोर सुना। छत से झांका एम्बुलेंस आई हुई थी और आंटी जरीना के घर से किसी को ले जा रहे थे।
सुबह 10-11 बजे के करीब इत्तला मिल गई कि जुल्फी ने खुदकुशी की कोशिश की है। रात उसी को अस्पताल ले जा रहे थे। हम सब सख्ते में थे। अम्मी उनके घर गईं। अस्पताल से फोन आया कि खुदा का शुक्र है कि जुल्फी की जान बच गई, वरना माँ बाप जीते जी मर जाते। उसी वक्त नीमा भी आ गई। बहुत परेशान थी। रात भर जागते रहने से उसकी आंखें सुर्ख थीं। जब पता चला कि जुल्फी की हालत खतरे से बाहर है, उसकी सांस में सांस आई। जुल्फी ठीक था मगर अभी तक अस्पताल में था। तब वो हमारे घर आई। बोली, आपी, मैं तो सोच भी न सकती थी कि वो जान पर खेल जाएगा। मैंने तो बस वैसे ही ना कह दिया था। उसने जिद की कि मुझे अस्पताल ले चलो। अम्मी से नहीं कह सकती, जाने वो क्या सोचेंगी। अब्बू भी कुछ ऐसा वैसा महसूस न करें। उसकी परेशानी देखकर मैं और अम्मी जुल्फी को पूछने अस्पताल गए तो उसको साथ ले गए। जुल्फी को ठीक देखकर नीमा जी उठी और जुल्फी ने भी उसको देखा तो बिस्तरे अलालत पर चेहरा गुलाबी हो गया, जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। इस कहानी को बताने का ये मकसद नहीं कि अगर महबूब या महबूबा ना कह दे तो जरूर खुदकुशी का हथियार इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये मकसद जरूर है कि बात मुंह से निकालते वक्त पहले सोच लेना चाहिए। ऐसा ना हो आज कोई बात शद्दोमद से की जाए और कल अपने किए हुए दावे को झुटलाना पड़ जाए। नीमा के हाँ कहने पर फुफ्फो ने रिश्ता मांगा तो नीमा के वालिदैन ने बिस्मिल्लाह कहकर हाँ कह दी। वो तो पहले ही जुल्फी को अपना दामाद बनाने की सोचों में थे। उनका कहना था कि इतना अच्छा और काबिल लड़का नीमा के लिए और कौन मिल सकता है। आज नीमा जुल्फकार के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। जब भी मिलती है मुस्कुराकर कहती है, आपी, वाकई मोहब्बत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।